लीलावती देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए। आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में जो विकास किया गया, जो प्रयास किए गए, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो गया, तो हमारे देश की बागडोर भारत के युवाओं, योद्धाओं और कर्मशील समाज के प्रबुद्ध जनों के हाथों में आ गई, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर प्रयास किया और प्राथमिक शिक्षा को काफी बढ़ावा मिला। जिसमें हम पहला देखेंगे कि पहले ही भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया कि संविधान कार्यान्वित किए जाने के समय से लेकर 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। सबसे पहला मुख्य बिंदु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास ये रहा कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया कि जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा, उसके 10 वर्ष के अंदर ही हमें 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर देना है। इसके बाद दूसरा जिसमें प्रयास किया गया वह था 1950 में। 1950 में संविधान में शिक्षा के सिद्धांतों की घोषणा की गई। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उसमें निर्माण करके उल्लेख किया गया कि हम किस प्रकार से भारत में शिक्षा का प्रसार करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय मात्र 31.3% छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिसका मुख्य लक्ष्य अब था कि हमें इसको आगे बढ़ाना और इस वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा से आच्छादित करना, उनको शिक्षा की धारा में जोड़ना। इसके बाद अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न आयोग, कौन से आयोग गठित हुए और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुझाव दिए, किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। तो पहला है इसमें विश्वविद्यालय आयोग। आप यहाँ पर यह चीज जान लेंगे कि जो विश्वविद्यालय आयोग है, यह केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का यह पहला आयोग है। यह प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु हम इसलिए इस तरह से जानना चाहेंगे क्योंकि स्वतंत्र भारत में यह पहला आयोग है जिसका गठन हुआ। विश्वविद्यालय है क्या? विश्वविद्यालय आयोग उच्च शिक्षा की जांच के लिए या उच्च शिक्षा में सुझाव के लिए या उस शिक्षा में किस प्रकार से जो समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसलिए गठित किया गया था। इसे राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसकी वजह से इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसने उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय भवन और उनका वेतनमान, किस प्रकार से शिक्षण विधि लागू की जाए, किस प्रकार से इसमें प्रवेश के प्रावधान किए जाए, आदि पर उल्लेखनीय कार्य किया। इसके बाद दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मोदालियर आयोग भी कहते हैं। मोदालियर आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 में हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदालियर थे, जिनके नाम से इसे मोदालियर आयोग भी कहा जाता है। आयोग भी प्राथमिक शिक्षा संबंधित नहीं है, किंतु यह स्वतंत्र भारत का दूसरा आयोग है, इसलिए आपको इसे जान लेना चाहिए। यह आयोग पूरी तरह माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए निर्धारित किया गया था कि माध्यमिक शिक्षा में कितने सुधार की जरूरत है और क्या क्या इसमें किया जा सकता है, कितना सुधार इसमें संभव है। इसके बाद तीसरा बिंदु है आचार्य नरेंद्र देव समिति। तीसरा आयोग जो गठित हुआ वह था आचार्य नरेंद्र देव समिति। इसका गठन हुआ मार्च 1952 में। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इस आयोग का गठन किया गया था
कि वास्तव में जो व्यवसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र, उनकी सफलता कितनी है, वह कितने सफल हुए, कितना उन्हें सफलता प्राप्त हुई जिन्होंने से शिक्षा ग्रहण की। इस आयोग का दूसरा कारण था गठन करने का, या दूसरा इसका जांच का विषय था कि बालक बालिकाओं की विभिन्नता के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ ही कलात्मक, विज्ञान एवं व्यवसायिक वर्ग के छात्रों को अलग अलग पाठ्यक्रम के तहत उनकी जांच की जाए। साथ ही जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, उनके जो दोष हैं, उनको व्यक्तिगत स्तर पर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और साथ ही जो अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 14 जुलाई 1964 में किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था कि वह भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, किंतु भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक तीनों ही क्षेत्रों का अध्ययन किया और इसने अपने विभिन्न सुझाव दिए। इसके सुझावों में सबसे मेन है 10+2+3 का फार्मूला और भाषा। इसने त्रिभाषा सूत्र भी दिया था जो आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में लागू है। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका गठन हुआ था 1986 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सत्ता आसीन होते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मेन था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यह निर्धारित किया गया कि लगभग प्रत्येक 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में, जिस गांव में 1000 लगभग जनसंख्या है, वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय अवश्य निर्माण किया जाए, अवश्य स्थापित किया जाए, जहां पर कम से कम एक कमरा हो, साथ ही वहां पर शौचालय की व्यवस्था हो और कम से कम एक नहीं तो 2 अध्यापक हो, जिसमें एक स्त्री दूसरा पुरुष, मतलब महिला और पुरुष दोनों अध्यापक हो। तो ये बुनियादी शिक्षा से जुड़ा हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद है नंबर 6 आचार्य राममूर्त समिति। आचार्य राममूर्त समिति का गठन 7 मई 1990 में किया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे। आचार्य राममूर्ति का मानना था कि गठन के पर ही सवाल उठा कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 साल के अंदर ही इस आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो इस आयोग के जो गठन की आवश्यकता थी उसके जो है सुझाव के मुख्य 3 कारण थे। सबसे पहला था कि आचार्य राममूर्त समिति का मानना था कि इस समय वर्तमान में भारत में इंसानियत खत्म होती जा रही है, साथ ही भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता खतरे में है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जाएं जिससे भारत की अखंडता व इंसानियत बनी रहे। साथ ही संविधान में ये उल्लेख किया गया था काम का अधिकार, किंतु वह भी लागू नहीं हो पा रहा था, जिसमें इस समिति का कार्य था इस पर अध्ययन करना और अपने सुझाव देना। इसके बाद अगला पॉइंट है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ही संबंधित है, जिसमें पहले 3 अध्याय तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही संबंधित हैं। इसके बाद के जो भी अध्याय हैं वह भारत की शिक्षा से संबंधित हैं, जो तत्कालीन परिवर्तन संबंधित है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो उसमें जहां पर 1986 में प्रावधान किया गया था कि कम से कम 1 कमरा हो, तो इसमें यह लागू किया गया कि कम से कम 2 कमरे हो। साथ ही
100 की संख्या वाले विद्यालय में अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था हो। इस प्रकार के विभिन्न सुझाव संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 द्वारा व्यक्त किए गए। इसके बाद है अगला आयोग यशपाल समिति 1992-93। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यशपाल समिति ने भी मुख्य सुझाव दिए हैं, जिनमें से पहला है नर्सरी स्कूल खोलने के लिए उचित कानून। इस आयोग ने नर्सरी विद्यालय स्थापित करने के लिए उचित कानून का निर्माण किया। इसके बाद शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 लागू। यशपाल समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 का समर्थन किया और उनका मानना था कि यह प्राथमिक क्षेत्र में 1:30 होना चाहिए। साथ ही तीसरा पॉइंट है बच्चों के बस्ते के बोझ को हल्का किया जाए। यशपाल समिति का मानना था कि समय के साथ साथ बालकों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, कॉपी किताबों का बोझ बढ़ रहा है, जिसको कम किया जाए, उन्हें एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में नवाचारों का प्रयोग किया जाए। यशपाल समिति का मानना था कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए उस समय विभिन्न प्रकार के नवाचार उसमें डाले जाएं या इस नई तकनीकी का प्रयोग किया जाए। परंपरागत रूप से जो अध्ययन विधा है उसमें परिवर्तन किया जाए। इसके बाद है पांचवा पॉइंट भाषा की पुस्तकों में स्थानीय भाषा को जगह दी जाए। यशपाल समिति का मानना था का सुझाव था कि जो भाषा की पुस्तकें हैं उनमें जो स्थानीय मुहावरे हैं, स्थानीय लोकोक्तियां हैं, स्थानीय कहानियां हैं, उनको जगह दिया जाए ताकि बच्चे उसे रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ें और उनका मातृभाषा में विकास हो सके। इसके बाद है नंबर 6 बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया जाए। यशपाल समिति का यह भी मानना था कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को ध्यान में रखते हुए ही उसे पाठ्यक्रम चयन करने में और विभिन्न शिक्षण विधियों को लागू करने में महत्व दिया जाना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा का विकास। तो ये मुख्य बिंदु थे जिनमें आपने देखा कि किस प्रकार से समय समय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।